घमंडी सास रोटी वाली। सुरभि नाम की एक विधवा औरत थी। उसके दो बेटे थे, षणमुख और विनीत। षणमुख की लव मैरिज थी। उसकी पत्नी रूपा बहुत ही गरीब थी, जिस वजह से सुरभि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सुरभि एक घमंडी और पैसों की लालची औरत थी। विनीत की पत्नी बहुत ही अमीर थी। वो दहेज में अपने साथ बहुत सारे गहने और पैसे लाई थी। रूपा, अरे ओ रूपा, कहाँ मर गई? अभी तक चाय क्यों नहीं बनाई? जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। रूपा चाय बनाकर सुरभि के पास लाती है। अरे कलमुही, कितनी देर लगाती चाय बनाने में? देख, छोटी बहू का उठने का वक्त हो रहा है। वो चाय नहीं पीती, उसके लिए कॉफी बना। कि इतने में सौम्या वहाँ आती है और वो कहती है, अरे सासू माँ, क्यों आप इतना जोर जोर से चिल्लाती रहती हो? मुझे ऐसे जोर जोर से चिल्लाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझी? और वैसे आज खाने में क्या बन रहा है? वो बहुत दाल और भिंडी। ओह माय गॉड, ऐसी घास फूस की चीजें मैं नहीं खाती। मेरे लिए मटन बिरयानी और शाही कबाब बना देना। ठीक है बहू, जो तुम्हें पसंद है वही बनाएंगे। मैं शॉपिंग के लिए बाहर जा रही हूँ, मेरे आने तक बिरयानी बनाकर तैयार रखना। ऐसा कहकर सौम्या वहां से चली जाती है। सुरभि रूपा से कहती है, ये है अमीर लोगों की शान। देखो क्या ठाट भाट है सौम्या के। वैसे तुम ये सारी बातें कैसे जानोगी? तुम ठहरी जो गरीब। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ, जाकर बिरयानी बनाओ। रूपा उदास होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन एक एम्बुलेंस घर के सामने आकर रुकती है। कुछ लोग षणमुख को उस एम्बुलेंस में से नीचे उतारते हैं। षणमुख का एक्सीडेंट हो गया था। उसके सारे बदन पर पट्टियां बंधी हुई थी। ये देख घर वाले सब परेशान हो जाते हैं। रूपा षणमुख को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये क्या हो गया आपको? कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? कि तभी एक आदमी कहता है, अरे ये सड़क पार कर रहे थे कि अचानक से एक कार आकर इन्हें धक्का देकर चली गई। शुक्र है भगवान का कि बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इन्हें यहाँ ले आए। वो आदमी वहां से चला जाता है। ये सब इस मनुष्य की वजह से हो रहा है। मेरे अच्छे खासे बेटे की क्या हालत हो गई है। रूपा षणमुख को अपने कमरे में ले जाती है। अब रूपा को घर और षणमुख दोनों को संभालना पड़ता था। षणमुख की दवाइयाँ खत्म हो गई थी। माँ जी, इनकी दवाइयाँ खत्म हो गई है। कुछ पैसे हो तो दीजिए, मैं दवाइयाँ लाती हूँ। सुरभि सौम्या के पास जाती है। बहू, षणमुख की दवाइयाँ लानी है, पैसे दो। पैसे? कैसे पैसे? आपने क्या कोई बैंक बैलेंस छुपा रखा है मेरे पास, जो आपके मांगते ही दे दूंगी? जाइए जाइए, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ये सुनकर सुरभि चौंक जाती है। रूपा सारी बात सुन लेती है। अगले दिन सुबह रूपा ढेर सारी रोटियां बना रही थी। ये देख सुरभि कहती है, अरे ये क्या कर रही कलमुही सुबह सुबह? इतनी सारी रोटियां सारे गांव को दावत दे रही क्या? नहीं माँ जी, वो पास के शांति आंटी के लड़के की शादी है और जो कैटरिंग कर रहे हैं उनमें से रोटी बनाने वाले की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने रोटी बनाने का ऑर्डर मुझे दिया है। अगर रोटियां बनाकर दूंगी तो कुछ पैसे मिलेंगे। अगर तू ये सब लेकर बैठ गई तो घर का काम कौन करेगा? तेरी माँ? माँ जी, बस थोड़ी रोटियां और बाकी है। ये खत्म हो जाए तो मैं घर का सारा काम कर लूंगी। सुरभि वहां से चली जाती है। उस दिन नाश्ता बनाने में थोड़ी देर हो जाती है। अरे माँ जी, अभी तक नाश्ता नहीं बना? क्या बताऊं बहू, ये कलमुही सुबह से रोटियां बनाने में लगी है, अभी तक नाश्ता नहीं बनाया इसने। भाभी तो अपने पति की दवाई के लिए मेहनत कर रही है, आप क्या कर रही हो? आप भी तो नाश्ता बना सकती हो ना?
मुफ्त की रोटियां तोड़ने से अच्छा है कुछ काम कर लो। वैसे इस उम्र में आपको थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, वरना आपकी बूढ़ी हड्डियां जवाब दे जाएंगी। सुरभि को सौम्या की बातें बुरी लगती है और वो अपने बेटे विनीत से सौम्या की शिकायत करती है। अरे माँ, मुझे इन सारे झमेलों में मत खींचो। तुम जानो तुम्हारी बहू जाने, मैं चलता हूँ। ये कहकर विनीत वहां से चला जाता है। रूपा के रोटियों का ऑर्डर दिन ब दिन बढ़ता गया। वो रोटियां बनाने में बिजी हो गई और इधर सुरभि घर के कामों में। एक दिन घर का झाड़ू पोछा करते हुए सुरभि का पैर फिसल जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती है। हे राम, मेरा पैर। रूपा भागी भागी आती है और सुरभि को उठाकर बिस्तर पर लेटती है। बेटी रूपा, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझे भला पूरा कहा, पर तूने कभी भी मेरे सामने उफ तक नहीं की। मैंने हमेशा तेरी गरीबी का मजाक किया। कि इतने में सौम्या, विनीत और षणमुख वहां आते हैं। सुरभि और रूपा षणमुख को अच्छा खासा देखकर चौंक जाते हैं। माँ जी, भाभी, आप दोनों हम तीनों को माफ कर दीजिए। माँ जी, हमने आपके दिल में से गरीबी और अमीरी का ये भेदभाव मिटाने के लिए ये सब किया। वैसे भाभी अब गरीब नहीं है। इन्होंने स्वादिष्ट रोटियां बनाकर लोगों का दिल जीत लिया है। अब ये एक रेस्टोरेंट की मालकिन है। तुम लोग छोटे हो, पर फिर भी तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। तुम लोगों ने सिखा दिया कि अमीर और गरीब कुछ नहीं होता। उस दिन से सुरभि अपनी दोनों बहुओं के साथ खुश रहने लगी। जमशेदपुर नाम के गांव में भीषण अकाल पड़ता है, जिस वजह से वहां पानी की समस्या हमेशा बनी रहती। गांव के सभी किसान खेती करने के लिए बारिश पर ही निर्भर रहते थे। कई किसानों ने तो अपने खेतों में बोरिंग भी खुदवा कर देखी, लेकिन पानी नहीं मिलता। गांव में बाके नाम का किसान रहता है, लेकिन वो भी बाकी किसानों की तरह पानी के लिए बारिश पर ही निर्भर था। और इस साल बारिश न होने की वजह से बाके भी परेशान था। लेकिन बाके का बेटा सांबा एक होशियार लड़का था। वो एक गैराज में मैकेनिक का काम करता था और गांव वालों की समस्या पर उसकी हमेशा नजर रहती थी। गांव में हाईवे पर एक बड़ा होटल था, जहां लोग सफर करते वक्त रुकते और खाना खाकर निकल जाते थे। पीने के पानी के लिए वो लोग जो प्लास्टिक वाटर बॉटल इस्तेमाल करते थे, उसे वही फेंक कर चले जाते थे। उस होटल में जब भी कभी कोई बस या कार से आता, वो पानी की बोतलें ऐसे ही फेंक कर जाता। एक दिन बाके गांव के लोगों से कहता है, देखो भाइयों, गांव में पानी की समस्या अपने चरम सीमा पर पहुंची है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में इस गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे तो आप ही बताओ बाके भैया, करे तो क्या करे? समस्या को हमेशा एक उपलब्धि समझो और उसका सामना करो। हम जल्दी ही इस समस्या का मार्ग ढूंढेंगे, क्योंकि मेरा बेटा सांबा इस पर काम कर रहा है। तभी हाईवे से जाती एक कार से एक व्यक्ति पानी पीने के बाद एक प्लास्टिक की बोतल बाहर फेंक देता है। उस बोतल को बाके का बेटा सांबा उठाता है और सोचने लगता है। सोचते सोचते सांबा घर आता है। तभी उसे एक उपाय सूझता है। क्या हो अगर इस बोतल में धीरे धीरे से पानी का रिसाव करके पौधों को मैं पानी दूं? ये तो कर ही सकते हैं। सांबा उस बोतल को लेकर उसका निचला हिस्सा काट देता है और बोतल की ढक्कन में छेद कर देता है। फिर बाहर जाकर एक पौधे के पास उसे लेकर खड़ा रहता है और घड़ी पर नजर रखता है। कुछ 1 घंटा बीत जाता है। वो कहता है, पानी अगर बूंद बूंद टपकेगा तो जमीन में जाकर वो जल्दी से सूखेगा नहीं और ज्यादा वक्त तक जमीन में नमी भी बरकरार रहेगी। ये सोचकर सांबा गांव के होटल के पास जितने भी बोतलें पड़ी रहती है उसे उठाने लगता है। ये देखकर गांव के कुछ लोग उसकी तरफ देखकर हंसते हैं और कहते हैं, अरे क्या बात है सांबा, तेरे बाप ने तेरे नाम पर गांव वालों को झूठा दिलासा दिया और तू इधर ये कचरा उठा रहा है। वाह, क्या खूब बाप का नाम रोशन कर रहा है। देखो भाइयों, मैंने पानी की समस्या का हल खोज लिया है। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आप सब भी करो। पानी की बोतलें जमा करो और मेरे पास लेकर आओ। लेकिन सांबा की बात उन लोगों को समझ नहीं आती। वो लोग उसे कहते हैं,
अरे तेरा ये पागलपन तू अपने पास ही रख, बड़ा आया साइंटिस्ट बना फिर रहा है। सांबा लोगों को समझाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता और सारी बोतलों को उठाकर घर लेकर आता है और उन्हें भी वैसे ही काट कर ढक्कन में छेद कर देता है। फिर सारी बोतलों को वो खेत में लेकर जाता है और हर पौधे के पास उसे खड़ा करके बांध देता है। तभी एक आदमी कहता है, अरे भाई बाके, तुम अपने बेटे को मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाओ। देखो ये क्या कर रहा है, कोई पागल ही ऐसी हरकत करता है ना। ये बात सुनकर सांबा कहता है, अरे भाई, आप नहीं तो कम से कम मुझे तो अपना काम करने दो, क्या पता इससे कुछ पानी की समस्या का हल ही निकल जाए। सांबा सारी बोतलों में पानी भरता है और अपने पिताजी के साथ खड़ा होकर उसे देखता रहता है। बाके को ये बात कुछ समझ नहीं आती, लेकिन वो अपने बेटे पर पूरा भरोसा रखते हुए इंतजार करता है और रोज रोज बेटे के साथ आकर बोतलों में पानी भरता है। कुछ ही दिनों में बाके का खेत हरे भरे पौधों से झूमने लगता है। ये देखकर बाबूजी सांबा को शाबाशी देते हैं और सारे फल को बेचने के लिए गांव से एक ट्रैक्टर बुलाते हैं। ट्रैक्टर में भरे हुए फल देखकर गांव वाले बड़े ही चकित होते हैं और सांबा के पास आते हैं। अरे भाई सांबा, ये चमत्कार तुमने कैसे किया? ये सब तुमने कैसे किया बेटा, जरा हमें भी बताओ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्लास्टिक की बोतलों को उठा कर लाओ, उसे फेंको मत, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने उसी प्लास्टिक वेस्ट से ये करिश्मा करके दिखाया। सारे गांव वाले सांबा और बाके की माफी मांगते हैं और सांबा के कहे मुताबिक प्लास्टिक वेस्ट बोतलों से एडवांस खेती करते हैं।